हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन थोर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जूलॉजी का एक टॉपिक जंतुओं में परिसंचरण का अध्ययन करते हैं। जंतुओं में परिसंचरण एक तंत्र है जिसके द्वारा शरीर में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता है एक भाग से दूसरे भाग तक। परि यानी चारों तरफ, संचरित यानी संचरण यानी संचरित होने वाला। तो तंत्र जो चारों तरफ संचरित होगा निश्चित रूप से क्या करेगा, विभिन्न पदार्थों को अपने साथ एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक लाएगा और ले जाएगा। ये पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये पदार्थ है पोषक पदार्थ जो हम भोजन करते हैं, पाचन के उपरांत सरल पदार्थों में बदलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ पाचन के पश्चात या विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है। इन सबको भी निश्चित स्थान तक ले जाया जाता है। तीसरा है गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन भी परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है। हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं, उनका भी प्रवाह परिसंचरण से होता है। गैसेस अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि आपके आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट्स आयन, ये विद्युत अपघट्य भी कहलाते हैं, जो कि परासरण दाब को बनाए रखने में, पदार्थों के परिवहन में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इन सब पदार्थों का परिवहन कौन करेगा? परिसंचरण। इस तंत्र में निश्चित रूप से तरल को समावेशित किया गया है, क्योंकि तरल पदार्थ ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक गुजर सकता है। ये तरल पदार्थ दो हैं, एक है रक्त, दूसरा है लसिका। इसलिए इन तरल पदार्थ के आधार पर भी परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का बनेगा। रक्त बनाएगा रक्त परिवहन तंत्र और लसिका बनाएगा लसिका परिसंचरण तंत्र। इनमें से पहला जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे रक्त परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र को स्टडी करने से पहले हमें ये विदित होना चाहिए कि रक्त क्या है। अगर रक्त का पूछा जाए तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला, यानी एक ऐसा ऊतक जो विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। रक्त विभिन्न कोशिकाओं के मध्य पदार्थों को लाने ले जाने के कारण आपस में जोड़ता है। साथ ही इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जैसी रक्त कोशिकाएं होती है, उनको भी ये बांधे रखता है। क्योंकि ये पदार्थों का परिवहन करता है, इसलिए इसको तरल संवहनीय ऊतक भी कहा जाता है। तो तरल संयोजी ऊतक और तरल संवहनीय ऊतक इसको बोला जा सकता है। यहाँ स्पेशल पॉइंट कहना चाहूंगी कि रक्त जो है वो वास्तविक तरल संयोजी ऊतक नहीं है। वास्तविक संयोजी ऊतक नहीं है। इस पे भी क्वेश्चन राइज होता है
क्यों नहीं है? तो संयोजी ऊतक इसलिए नहीं है वास्तविक क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसकी जो भी कोशिकाएं हैं उनके अंदर स्वयं में विभाजन की क्षमता नहीं है। दूसरा पॉइंट, इसका आधात्री यानी इसका जो मध्य का भाग है, मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, उसका निर्माण ये स्वयं नहीं करता है। तो इसका आधात्री यह स्वयं नहीं बनाता है। अपितु कौन बनाता है? लीवर, यकृत या लसिकाभ अंग इसके आधात्री का निर्माण करते हैं। तीसरा इसका कारण है कि इसमें रेशे नहीं होते हैं, फाइबर्स आर एब्सेंट, जबकि संयोजी ऊतक जैसे अस्थि है, उपास्थि है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, इन सब में रेशे पाए जाते हैं। तो चूंकि तीन बातें हैं कि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं है, इसमें आधात्री ये स्वयं नहीं बनाता है, इसमें रेशे नहीं है, इसलिए ये वास्तविक संयोजी ऊतक नहीं है। तो यहाँ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर आता है सामान्य क्वेश्चन रक्त क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या ये वास्तविक संयोजी ऊतक है? आपका आंसर होगा नहीं। वास्तविक संयोजी ऊतक क्यों नहीं है? तो विभाजन की क्षमता नहीं है, आधात्री स्वयं नहीं बनाता है, इसमें रेशे नहीं होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे रक्त के संगठन क्या है। तो रक्त का संगठन या रक्त के बारे में और भी कुछ सामान्य जानकारी, जैसे रक्त जो है इसकी pH 7.4 होती है, इसलिए ये हल्का क्षारीय है। इसका भार शरीर के भार का 7 से 8% होता है, अर्थात रक्त हमारे शरीर का 7 से 8% भाग बनाता है। मात्रा या आयतन तो 4 से 5 लीटर रक्त सामान्यतः फीमेल में होता है, जबकि पुरुषों में इसका अनुपात 5 से 6 लीटर होता है। अगर रैंडमली पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि कितना होता है रक्त, तो 4 से 5.5 लीटर तक हम इसको लिख सकते हैं। अब है रक्त का संगठन कि रक्त में क्या क्या है। तो रक्त के संगठन में रक्त के 2 भाग हैं। पहला भाग जो है वो है अकणिकीय भाग। दूसरा भाग है कणिकीय भाग। अकणिकीय भाग इसको तरल भाग भी कहते हैं। कुल रक्त का 55% पार्ट होता है। अकणिकीय भाग में प्लाज्मा को सम्मिलित किया जाता है। प्लाज्मा रक्त का आधात्री यानी मध्य का भाग बनाता है। अकणिकीय भाग तरल भाग है, 55% भाग बनाता है। इसमें प्लाज्मा सम्मिलित किया गया है जो आधात्री बनाता है।
प्लाज्मा के संगठन में 90 से 92% जल होता है और 7 से 8% भाग इसमें ठोस पदार्थ होते हैं। ये ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला जो है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन लगभग 70 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा में उपस्थित होती है। इसमें से 4 मुख्य हैं। पहली है एल्बुमिन। एल्बुमिन सबसे छोटी प्रोटीन है। इसका निर्माण यकृत करता है। इसका कार्य BCOP अर्थात रक्त वाहिनियों का परासरण दाब बनाए रखता है। दूसरी प्रोटीन है ग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन प्रोटीन 3 तरह की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा ग्लोब्युलिन और बीटा ग्लोब्युलिन का कार्य है पदार्थों के परिवहन में सहायता करना। स्पेशली अगर हम बात करें तो अल्फा ग्लोब्युलिन प्रोटीन कॉपर कंटेनिंग सब्सटेंस अर्थात कॉपर युक्त पदार्थ और बीटा ग्लोब्युलिन प्रोटीन आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस अर्थात आयरन युक्त या लोहा युक्त पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। गामा ग्लोब्युलिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। इसे प्रतिरक्षी कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट जिनका दूसरा नाम है प्लाज्मा कोशिकाएं करती है। ये प्रतिरक्षी होने के कारण हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षी पदार्थ 5 तरह के होते हैं, IgA, IgM, IgD, IgE और IgG और रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करते हैं। तीसरा जो पदार्थ है वो है प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। और चौथा जो है वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों का कार्य है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। चोट लगने के उपरांत खून बहता है और थोड़ी देर में वो है रुक जाता है, तो वो गाढ़ा होकर रुकने की जो प्रक्रिया है वो रक्त का थक्का कहलाती है। उसके निर्माण में ये दोनों प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फाइब्रिनोजन जो है इन दोनों का ही जो निर्माण है वो यकृत करता है और फाइब्रिनोजन सबसे बड़ी प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन इज द लार्जेस्ट प्रोटीन whereas एल्ब्यूमिन इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीन। एल्ब्यूमिन सबसे छोटी प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन सबसे बड़ी प्रोटीन है। सेकंड नंबर पे सब्सटेंस जो आएंगे वो है पोषक पदार्थ। तो प्लाज्मा में पाचन के उपरांत जो पदार्थ सरल रूप में बदल जाते हैं वो उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में,
बदलता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, वसा वसीय अम्ल में बदल जाती है। इसलिए ये सरल पदार्थ रक्त में उपस्थित होते हैं। तीसरा जो है उत्सर्जी पदार्थ। पाचन के उपरांत जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पदार्थ भी प्लाज्मा में घुले होते हैं। उसके बाद हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, वो भी प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ इसमें आयन्स आते हैं, जिसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये प्लाज्मा में होते हैं। गैसेस, ऑक्सीजन और CO2 प्लाज्मा में उपस्थित होती है, और RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो रक्त कणिकाएं हैं, वो भी प्लाज्मा में डूबी हुई होती है। इस तरह से जो प्लाज्मा है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन, अकार्बनिक पदार्थ, गैसेस, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स डूबी हुई होती है। रक्त का दूसरा जो भाग है वो है कणिकीय भाग। कणिकीय भाग में 45% भाग बनाता है रक्त का। इसमें छोटी छोटी कणिकाएं उपस्थित होती है। ये 3 तरह की होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को लाल रक्त कणिका या इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। WBC को श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स को बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे RBC के बारे में। RBC इरिथ्रोसाइट। RBC का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण सर्वप्रथम भ्रूणीय अवस्था में यौक सेक करता है, उसके बाद यकृत करता है, उसके बाद प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं, करती है। क्वेश्चन आता है, भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण कौन करता है? तो आंसर होगा यौकसेक, यकृत, प्लीहा। सेकंड क्वेश्चन राइज होता है, सर्वप्रथम RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर आएगा यौकसेक। सबसे पहले यौकसेक ही RBC बनाता है। अस्थि मज्जा जन्म के पश्चात RBC बनाती है। अस्थि मज्जा जन्म के बाद
आरबीसी बनाएगी। अस्थि मज्जा क्या है? हमारे शरीर की अस्थियों के मध्य उपस्थित गुहा में उपस्थित ऊतक जो है वो अस्थि मज्जा कहलाती है। उसी की कोशिकाएं विभिन्न रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। प्रारंभ में भ्रूणीय अवस्था में लगभग सभी अस्थियों की अस्थि मज्जा बनाती है, लेकिन जैसे जैसे परिपक्वन होता है तो अधिकांश अस्थियों की गुहा बंद हो जाती है और केवल लंबी अस्थियां जैसे ह्यूमरस, फीमर आदि की गुहा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोएसिस कहलाती है और रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोएसिस कहलाती है। आरबीसी का जो आकार है वो कैसा है? उभयावतल बाइकॉनकेव है, केंद्रक विहीन होती है। स्तनपाइयों में आरबीसी कैसी होगी? उभयावतल केंद्रक विहीन। ध्यान रखना किसमें? स्तनपाइयों में, स्तनपाई जंतुओं में। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो अपवाद क्या है? ऊंट और लामा दो ऐसे प्राणी हैं, ऐसे स्तनपाई है जिनकी आरबीसी अवतल होती है, वह केंद्रक युक्त होती है। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे स्तनपाई है जिनकी आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, तो आंसर होगा ऊंट व लामा। नेक्स्ट है आरबीसी की संख्या कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति में आरबीसी की संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन पर प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं 45 से 55 लाख। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसलिए प्रतिदिन 1% आरबीसी नष्ट होती है और 1% आरबीसी का निर्माण भी शरीर में होता है। आरबीसी का जो नष्ट होने का स्थान है वो कौन है? प्लीहा, स्प्लीन। इसलिए स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन रक्त को छानती भी है, इसलिए इसको फिल्टर हाउस भी कहते हैं। स्प्लीन अतिरिक्त आरबीसी का संचय करती है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होते हैं कि कौन सा अंग है जो ब्लड बैंक कहलाता है, तो स्प्लीन या प्लीहा। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान कौन है? स्प्लीन। शरीर का फिल्टर हाउस कौन है? स्प्लीन। आरबीसी कभी कभी आराम की अवस्था में या धीरे धीरे रक्त प्रवाह के दौरान समूहन कर लेती है, एक दूसरे पर जमा हो जाती है। इस जमाव को क्या कहते हैं? रोलेक्स। क्या कहेंगे? रोलेक्स कहते हैं।
ये पूछा जाता है। आरबीसी का एक दूसरे पर बनने वाला ढेर क्या कहलाएगा? रॉलेक्स कहलाएगा। आरबीसी में एक लाल रंग का ऑक्सीकारी वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीकारी वर्णक है जो ऑक्सीजन को ले जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 अणु ऑक्सीजन को ले जाता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने अणु ले जाएगा ऑक्सीजन के? 4। और एक आरबीसी में लगभग 26.5 करोड़ अणु हीमोग्लोबिन के होते हैं। यह शायद इसीलिए संभव हुआ क्योंकि आरबीसी का एक तो आकार उभयावतल है, दूसरा उसमें केंद्रक की अनुपस्थिति है। आरबीसी में गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग भी नहीं होते हैं। आरबीसी में ईआर भी अनुपस्थित होती है। आरबीसी की जो झिल्ली है वो डॉनन झिल्ली कहलाती है। डॉनन झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने साथ आयनों का प्रवाह कराती है। ये क्लोराइड आयन बाइकार्बोनेट आयन के लिए पारगम्य है, जबकि Na+ के लिए यानी पॉजिटिव आयंस के लिए अपारगम्य होती है। आरबीसी या हीमोग्लोबिन दोनों में से किसी की भी मात्रा यदि सामान्य से कम हो तो एक रोग होता है, उसे कहते हैं एनीमिया, रक्ताल्पता, अर्थात खून की कमी। खून की कमी होने पर आयरन युक्त मेडिसिन दी जाती है या ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसमें आयरन अबुडेंट होता है। आयरन हीमोग्लोबिन का एक मुख्य भाग है। हीमोग्लोबिन की मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति में 14 ± 2 ग्राम प्रति 100 ml होती है, अर्थात 15, 16 या 13, 12। यदि किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम से लेकर 16-17 ग्राम पर 100 ml है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। यदि इसकी कमी होगी तो ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा आती है और व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण पीला पड़ जाता है, थक जाता है और उसमें कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। दूसरी रक्त कणिका जो है वो है WBC। श्वेत रक्त कणिका जिसका नाम है ल्यूकोसाइट। WBC का मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा बनाना, अर्थात शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देना। WBC की संख्या 6 से 8 हजार प्रति
घन मिलीमीटर होती है। WBC का जीवन काल सामान्यतया 6 से 10 दिन माना जाता है। WBC के जो प्रकार है वो 2 प्रकार की होती है। एक कहलाती है कणिकीय WBC, कणिकीय WBC अर्थात इनका आकार अत्यंत छोटा होता है। कणिकीय WBC को अभिरंजन के आधार पर, यानी इनको रंगने विभिन्न अभिरंजनों से जब हम रंगते हैं तो ये 3 प्रकार की होती है। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल का दूसरा नाम है एसिडोफिल। ये WBC अम्लीय अभिरंजन इओसिन से अभिरंजित होती है। इओसिन से अभिरंजन के कारण इओसिनोफिल कहलाती है। अम्लीय अभिरंजन से अभिरंजित होने के कारण एसिडोफिल कहलाती है। इनका जो केंद्रक होता है वो 2 पिंडकों से मिलकर बना होता है। दोनों पिंडक आपस में एक प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है। इओसिनोफिल का मुख्य कार्य क्या है? एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ती है, एलर्जी से हमें सुरक्षा देती है। दूसरा, परजीवी संक्रमण यदि किसी का होता है, जैसे एस्केरिस, टीनिया सोलियम, उस समय उनसे लड़कर ये हमें सुरक्षा देती है। बेसोफिल, बेसो यानी बेसिक, यानी वह WBC जो क्षारीय अभिरंजक मैथिलीन ब्लू से अभिरंजित होती है, वो बेसोफिल कहलाती है। इनका केंद्रक 3 पिंडकों से बना है और इसकी आकृति जो है वो एस के समान दिखाई देती है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सी WBC है जिनमें एस आकार का केंद्रक होता है। तो आंसर होगा बेसोफिल। बेसोफिल क्या करती है? बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का स्रवण करती है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन वैसोकॉन्ट्रैक्टर की तरह कार्य करती है, अर्थात रक्त वाहिनियों को संकुचित कर संक्रमण के स्थान पर रक्त प्रवाह को बढ़ाती है। जबकि हिपेरिन जो है एक प्रति रक्त स्कंदक की तरह कार्य करता है। प्रति रक्त स्कंदक की तरह कार्य करता है, अर्थात रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है। हिपेरिन का स्रवण बेसोफिल के अलावा यकृत भी करता है। क्वेश्चन आता है कि हिपेरिन का स्रवण कौन करता है? तो बेसोफिल एंड यकृत दोनों ही हिपेरिन को बनाते हैं। तीसरी जो है न्यूट्रोफिल। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी रक्त कणिकाएं होती है? तो वो रक्त कणिकाएं हैं न्यूट्रोफिल और 65% टोटल WBC की होती है। न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक है वो 3 से 5 पिंडकों का बना हुआ होता है।
न्यूट्रोफिल भक्षाणु नाशन प्रक्रिया से रोगाणुओं को नष्ट करता है और हमें प्रतिरक्षा देता है। इसे प्रतिरक्षा तंत्र का छोटा सिपाही कहा जाता है, क्योंकि रक्त में उपस्थित किसी भी प्रतिरक्षी को यह भक्षाणु नाशन प्रक्रिया से नष्ट करता है। इसलिए ये शरीर की द्वितीय सुरक्षा पंक्ति बनाता है। द्वितीय सुरक्षा पंक्ति बनाता है। यह न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मवाद कोशिकाओं में, मवाद जो बनती है सफ़ेद रंग की फुंसियों वगैरह में, तो मवाद कोशिकाओं में जो दिखाई देती है डब्ल्यू कोशिकाएं, वो कौन सी है? न्यूट्रोफिल। ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रोफिल कहाँ देखी जा सकती है। सेकंड जो है कणिकीय भाग, प्लेटलेट्स। तीसरी जो डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा रूप है वो है अकणिकीय भाग, अकणिकीय में डब्ल्यूबीसी में दो आती है। एक आती है मोनोसाइट, दूसरी आती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों ही आकार में बड़ी है। मोनोसाइट का जो केंद्रक है वो वृक्क के आकार का, बीन के आकार का है, बीन आकार का केंद्रक। क्वेश्चन पुटअप होता है कौन सी डब्ल्यूबीसी है जिसका केंद्रक बीन आकार का या वृक्क के आकार का होता है। मोनोसाइट भी भक्षाणु नाशन प्रक्रिया से रोगाणुओं को नष्ट करती है। इसे प्रतिरक्षा तंत्र का थानेदार भी कहा जाता है, क्योंकि ये विभिन्न नष्ट हुए प्रतिजन, नष्ट हुए कोशिकांग और रोगाणुओं को अंतर्ग्रथित करके नष्ट कर देती है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कहा जाता है, क्योंकि जन्म के पश्चात अर्जित होने वाली प्रतिरक्षा में ये दोनों ही लिम्फोसाइट्स टी और बी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टी लिम्फोसाइट चार तरह की होती है। टी सहायक कोशिका, टी मारक कोशिका, टी संदमक कोशिका, टी स्मृति कोशिकाएं। टी सहायक कोशिका, टी मारक कोशिका, टी संदमक कोशिका और टी स्मृति कोशिका। इसमें से जो टी सहायक कोशिका है वो मुख्य कोशिकाएं हैं, क्योंकि यह कोशिकाएं इंटरल्यूकिन एक विशेष प्रोटीन का स्त्रवण करती है और स्त्रवण करके टी मारक और बी लिम्फोसाइट की जो संख्या है वो बढ़वाती है, अर्थात इनका गुणन करवाती है जब शरीर में कोई प्रतिजन उपस्थित होता है और प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है। टी मारक कोशिकाएं जो होती है वो सेल्स में या टिश्यू के अंदर कोई संक्रमण होता है तो उस संक्रमण को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि यह
सेल्स में या टिश्यू में प्रतिरक्षा प्रदान करती है, इसलिए यह CMIS सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा बनाती है। टी सन्मक कोशिकाएं क्या करती है, जब प्रतिरक्षा तंत्र अपना लक्ष्य पूरा कर चुका होता है अर्थात रोगाणु को नष्ट कर देता है, तो उस समय ये प्रतिरक्षा तंत्र को धीमा करके सामान्य कर देती है, जिससे शरीर प्रतिरक्षा तंत्र पुनः सामान्य हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं शरीर के स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट करना प्रारंभ कर देती है और इस रोग को स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। स्व प्रतिरक्षा रोग के उदाहरण हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसे सामान्य भाषा में गठिया बाय कहते हैं, और नेफ्राइटिस, जो वृक्कों की एक बीमारी है। टी स्मृति कोशिकाएं क्या करती है, ये जब प्रतिरक्षा तंत्र का कोई लक्ष्य समाप्त हो जाता है अर्थात किसी प्रतिजन को नष्ट किया जाता है, तो उस दौरान बनने वाले प्रतिरक्षी को अपनी स्मृति में ले लेती है, ताकि भविष्य में जब समान रोगाणु आक्रमण करता है तो ये उसे पहचान कर सेम वही प्रतिरक्षी बनाकर तुरंत हमें प्रतिरक्षा दे देती है। इसलिए हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है स्मृति आधारित प्रतिरक्षा तंत्र होता है। बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इसको प्लाज्मा कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होती है। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, प्रतिरक्षी बनाना, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना, जो कौन है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। यह प्रतिरक्षी रक्त में उपस्थित रोगाणु को नष्ट करती है, लसिका में उपस्थित रोगाणु को नष्ट करती है। चूँकि यह तरल में नष्ट रोगाणु को नष्ट करती है, इसलिए HMIS ह्यूमरल मीडिएट इम्यून सिस्टम अर्थात तरल माध्यित प्रतिरक्षा बनाती है। इस प्रकार टी लिम्फोसाइट CMIS और बी लिम्फोसाइट्स HMIS का निर्माण करती है। तीसरी जो ब्लड सेल्स है वो है प्लेटलेट्स, बिंबाणु, जिनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये छोटी रक्त कणिकाएं हैं, छोटी होती है, केंद्रक विहीन है, इनकी संख्या 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और यह एक पदार्थ थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती है, क्योंकि इनमें थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स है वो रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियम अर्थात उनकी आंतरिक भित्ति की मरम्मत में सहायता करती है। तो 2 कार्य हो गए प्लेटलेट्स के, बिंबाणु के रक्त का थक्का बनाने में और रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियम की मरम्मत करने में। यदि प्लेटलेट्स की संख्या संख्या 40,000 प्रति घन मिलीमीटर से
कम होती है तो एक रोग होता है परप्यूरा रोग हो जाता है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार हमने रक्त के बारे में एक सामान्य अध्ययन किया। फर्दर एक बार इसे हम रिकॉल कर लेते हैं कि जंतुओं में परिसंचरण वह तंत्र जो शरीर के चारों तरफ घूमकर विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र में तरल को समावेशित किया गया है, रक्त और लसिका। इसलिए रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र बनाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो उसकी जो मुख्य घटक है उसके बारे में सामान्य जानकारी कि रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यह संवहनीय ऊतक भी कहलाता है। दूसरा स्पेशल पॉइंट बताया था कि ये वास्तविक संयोजी ऊतक नहीं है क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, इसमें ये स्वयं अपना आधात्री नहीं बनाता है, इसमें रेशे नहीं होते हैं। रक्त की पीएच जो है वो 7.4 है। रक्त शरीर का 7 से 8% भाग बनाता है। कुल मात्रा रक्त की 4 से 5 लीटर है। महिलाओं में और पुरुषों में 5 से 6 लीटर होती है। रक्त का यदि हम संगठन के बारे में बात करें तो रक्त के संगठन के 2 भाग बताए थे, अकणिकीय भाग और कणिकीय भाग। अकणिकीय भाग 55% पार्ट है जबकि कणिकीय भाग 45% होता है। अकणिकीय भाग में प्लाज्मा को सम्मिलित किया जो तरल है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल है, 7 से 8% ठोस पदार्थ है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन 70 प्रकार की, उसमें से 4 मुख्य एल्ब्यूमिन सबसे छोटी यकृत द्वारा निर्माण और परासरण दाब को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी प्रोटीन थी ग्लोबुलिन 3 प्रकार की, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। गामा ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा का निर्माण करती है क्योंकि ये प्रतिरक्षी पदार्थ है। बीटा लिम्फोसाइट्स के द्वारा या प्लाज्मा कोशिका द्वारा बनाई जाती है। तीसरी है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो कि रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका निर्माण यकृत करता है। फाइब्रिनोजन सबसे बड़ी प्रोटीन है। इसके अलावा प्लाज्मा में पोषक पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल होते हैं। उत्सर्जित पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन होता है। हार्मोन, अकार्बनिक पदार्थ आयंस, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, गैसें, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तथा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसी में डूबी हुई होती है। इसके कणिकीय भाग में सबसे पहले 3 तरह की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी इरिथ्रोसाइट कहलाती है। इसका निर्माण सबसे पहले यॉर्क में होता है, उसके बाद यकृत और प्लीहा में होता है। ये तीनों निर्माण भ्रूणीय अवस्था में होते हैं। जन्म के पश्चात अस्थि मज्जा करती है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। आरबीसी का आकार उभयावतल केंद्रक विहीन होती है। स्तनपाइयों में ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनपाई है जिसमें अवतल और केंद्रक युक्त आरबीसी होती है। आरबीसी की संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, इसलिए प्रतिदिन 1% आरबीसी नष्ट होती है और इतनी ही बनती है। आरबीसी कभी कभी आराम या धीमे रक्त प्रवाह में गुच्छन कर लेती है जिसे रोलेक्स कहते हैं। आरबीसी के अंदर एक लाल रंग का ऑक्सीकारी वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। हीमोग्लोबिन का जो है आरबीसी की झिल्ली डॉनन झिल्ली कहलाती है क्योंकि ये नेगेटिव आयंस क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन का पारगम्य है तथा पॉजिटिव आयंस Na+ और Cl पोटेशियम के लिए
अपारगम्य होती है। आरबीसी या हीमोग्लोबिन दोनों में से किसी की भी मात्रा यदि कम है तो होने वाला रोग एनीमिया कहलाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति में 14 ± 2 ग्राम प्रति 100 ml होती है। सेकंड है WBC, जिसका नाम ल्यूकोसाइट्स है। 6 से 8,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। 6 से 10 दिन इसका जीवन काल है सामान्यतया। WBC भी दो प्रकार की है, कणिकीय और अकणिकीय। कणिकीय WBC में इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होती है 65%। इयोसिनोफिल एलर्जी और परजीवी में संक्रमण सहायता करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन बनाता है। न्यूट्रोफिल भक्षाणुनाशन क्रिया द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करता है। इसे प्रतिरक्षा तंत्र का छोटा सिपाही कहते हैं और सबसे ज़्यादा मवाद कोशिकाओं में देखी जा सकती है। अकणिकीय WBC में दो है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट दोनों ही आकार में बड़ी होती है। मोनोसाइट का जो केंद्रक है वो बीन आकार का केंद्रक है। भक्षाणुनाशन प्रक्रिया से रोगाणु को नष्ट करती है और प्रतिरक्षा बनाती है। लिम्फोसाइट्स उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कहलाती है, क्योंकि जन्म के बाद होने वाले संक्रमण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टी और बी लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की है, टी सहायक कोशिका, टी मारक, टी संमक और टी स्मृति। ये 4 प्रकार की टी कोशिकाएं हैं। सबसे मुख्य कोशिका टी सहायक कोशिका है, क्योंकि संक्रमण के समय ये इंटरल्यूकिन का स्त्रवण कर टी मारक और बी लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ाती है और प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करती है। एड्स का जो वायरस होता है वो टी सहायक कोशिकाओं को ही नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र लड़खड़ा जाता है और व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। टी मारक कोशिकाएं कोशिका ऊतकों में होने वाले संक्रमण को से हमें बचाती है और CMIS सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम बनाती है। टी संमक कोशिकाएं क्या करती है, जब प्रतिरक्षा तंत्र का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र को धीरे धीरे सामान्य कर देती है। टी स्मृति कोशिकाएं इस पूरे एक्शन को अपने अंदर स्मृति में ले लेती है। जब वही रोगाणु शरीर पे पुनः आक्रमण करता है तो वो उसे तुरंत पहचान कर नष्ट कर देता है और हम ठीक हो जाते हैं। बी लिम्फोसाइट को प्लाज्मा कोशिकाएं कहलाती है। यह प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन बनाती है जो रक्त या लसिका में उपस्थित रोगाणु को नष्ट करती है। चूँकि तरल में ये रोगाणु को नष्ट करती है, इसलिए HMIS ह्यूमरल मीडिएट इम्यून सिस्टम का निर्माण करती है। नेक्स्ट जो कोशिका है वो है प्लेटलेट्स या बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। छोटी होती है, केंद्रक विहीन है, संख्या 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर है। थ्रोम्बोप्लास्टिन को मुक्त करती है जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाने में भाग देता है और दूसरा रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियम की मरम्मत में टेक पार्ट करता है। यदि प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम हो जाती है 40,000 प्रति घन मिलीमीटर से, तो परप्यूरा रोग हो जाता है। और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। थैंक यू। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक इसका ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर का स्टडी करेंगे।